हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने ग्लैंड्स टॉपिक पढ़ा था उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको सबसे पहले मैं लीवर और उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताऊँगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लीवर। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? यकृत बोलते हैं। इसको हिंदी में आप जिगर भी बोल सकते हो और इसे लीवर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है जो लीवर के नाम है हिंदी में। ठीक है, लीवर की स्टडी क्या कहलाती है? अगर हम लीवर की स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजी। स्टडी को क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजी। लीवर जो है इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे। क्या क्या बनते हैं वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है हमारी बॉडी में? हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये क्या रहती है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? लीवर। ठीक है, अगर हमसे ये पूछे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग बताइए, तो अंग ये आंसर नहीं रहेगा। अंग होता है स्किन, हमारी त्वचा। हमारी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन पूछे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? लीवर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा आंतरिक अंग। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, पुनर्जनन की इसके अंदर सबसे अधिक क्षमता होती है। मतलब अगर लीवर थोड़ा सा खराब हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा। एक लीवर होने के बावजूद भी डोनेट किया जा सकता है आधा लीवर, क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन की पावर है। ये अपने आप को क्या कर लेगा? रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि लीवर जो है इससे रिलीज क्या होता है, काम क्या? अगर ग्लैंड है ये अपने अंदर से कुछ रिलीज कर रहा है तो क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस। क्या रिलीज करता है अपने अंदर से? बाइल जूस, यानी कि पित्त रस को अपने अंदर से क्या करता है? रिलीज करता है। पित्त रस अपने अंदर से, पित्त रस यानी कि बाइल जूस को स्प्लिट करता है। बाइल जूस के अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक मिलता है बाइल पिगमेंट्स और दूसरा मिलता है बाइल सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स क्या करेंगे? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब क्या होता है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना। ठीक है, इसका मतलब वसा का ये क्या करता है? पाचन। बाइल जूस रिलीज होता है लीवर से और ये स्टोर होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का हिंदी में नाम क्या होता है? पित्त की थैली। पित्त की थैली में जाकर ये स्टोर होगा और रिलीज कहाँ से होगा? लीवर से होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट क्या करेंगे? ये एंजाइम की तरह काम करते हैं। वैसे एंजाइम नहीं होते,
बाइल जूस के अंदर किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। एंजाइम ना पाने के बावजूद भी ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जो बाइल सॉल्ट होते हैं ये क्या करेंगे, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देंगे। बड़ी चीज़ों को छोटी में टूटना क्या कहलाता है, पाचन। तो इस तरीके से पाचन में हेल्प करते हैं। बाइल पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, ये क्या करता है, पीला रंग प्रोवाइड करता है। किसे करता है, मल को। पीला रंग किसे प्रोवाइड करता है, मल को। मल यानी टॉयलेट। दूसरा होता है बिलीवर्डिन, ठीक है। इसका कैसा रंग होता है, हरा। और ये किसे देता है हरा रंग, पित्तरस को। पित्तरस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगर पित्तरस की पीएच हमसे पूछे, पीएच कितनी होती है बाइल जूस की, बाइल जूस पीएच बताइए कितनी होती है, 7.5 to 8.5, 7.5 से 8.5 होता है। कई बार ना पित्त की थैली में पथरी बन जाती है और कई लोग दावा करते हैं कि बिना ऑपरेशन के पथरी निकाल देंगे। पित्त की थैली की पथरी कभी नहीं निकलती क्योंकि उसमें जगह नहीं होती। किडनी की पथरी निकल जाती है क्योंकि उसमें जगह है। यूरिनरी ट्रैक्ट से यानी कि पेशाब का जो रास्ता होता है वहां से पथरी को निकाला जा सकता है। लेकिन जो ये गोल ब्लैडर है, पित्त की थैली, इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जिससे पित्त की जो पथरी है उसको बाहर निकाला जा सके, इसलिए उस थैली को ही बाहर निकालना पड़ता है। तो कोई भी अगर ऐसा दावा करता है कि मैं बिना ऑपरेशन के थैली जो है उसके अंदर से पथरी निकाल दूंगा तो वो गलत बोल रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए वो दर्द को टिका सकता है, कोई पेन किलर दे देगा, अरे वो भूत होती है, वो भूती दे दी, चाट लेना इसको, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। वो सुबह शाम चाटता है उसको और क्या हो जाएगा, उससे दर्द खत्म हो जाता है। फिर उसको लगता है मेरा पथरी का दर्द क्या हो गया है, खत्म, ठीक है ना। तो ये गलत है, उससे साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। कई लोग बिल्कुल केस बिगड़ने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं ना, तो यही रीज़न होता है कि वो इस टाइप के अंधविश्वास पे क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। तो बाइल जूस, इसका जो पीएच है 7.5 to 8.5। जब भी हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4, 7.8 से ज़्यादा हो जाने पर डेथ हो जाती है। पित्त की थैली में पथरी है, अगर नहीं निकलवाएंगे पित्त की थैली तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर जोर पड़ के क्या हो जाते हैं, फूट जाती है, फट जाती है पित्त की थैली। फटने की वजह से सारा पित्तरस ब्लड में आ जाएगा, खून में आ जाएगा। खून की पीएच कितनी हो जाएगी, 7.8 से ज़्यादा, उससे क्या हो जाती है, डेथ। इसीलिए इस केस में डॉक्टर बोलते हैं कि पित्त की थैली में अगर पथरी है तो थैली निकलवा लीजिए, क्योंकि नहीं पता कब जाके ये फूट जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर लीवर से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, वो बताती हूँ मैं। लीवर का कार्य क्या है, फंक्शन क्या होते हैं इसके, लीवर की कार्य क्या है, देखो। एक तो ये ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन बनता है ना, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन के बारे में मैं आपको पैनक्रियास के अंदर बताऊंगी। ग्लाइकोजन को क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पैनक्रियास में बताऊंगी, एक बार लिख लेना। दूसरा ये क्या करता है, जहर को निष्क्रिय करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जहर को निष्क्रिय करता है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी हम चीजें खा रहे हैं, कोई खाना हम खा रहे हैं, कोई सब्जी, कोई रोटी, कोई चावल, कुछ भी हम खा रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल जरूर होगा। ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो हमें नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गेहूं भी खा रहे हैं ना, सिंपल रोटी, सिंपल चावल भी खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी आजकल लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं। वो हम खा रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स तो हमारे शरीर में रह जाते हैं, जो खराब प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लीवर क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। वो थोड़े थोड़े अमाउंट में जाता है ना, इसलिए लीवर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी लीवर के अंदर कोई ऐसा जहर पहुंच जाए जो बहुत हाई क्वालिटी का हो, तो उस वक्त उस जहर को लीवर निष्क्रिय नहीं कर पाता, और निष्क्रिय ना करने की वजह से लीवर क्या हो जाता है, डैमेज। कोई भी शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है सुबह शराब पी शाम को लीवर खराब हो गया, ऐसे कभी लीवर खराब नहीं होता। सालों साल जब सुबह शाम 3 टाइम जब कोई शराब पीता है ना, तो उस वजह से लीवर जो है खराब होता है, लीवर डैमेज जिसे हम बोलते हैं। लीवर में सूजन आजकल आम बात है, लेकिन लीवर डैमेज जो बोलते हैं ना कि 15% रह गया, 17% रह गया, वो चीज़ जब सुबह शाम दोपहर को 3 टाइम डेली
और लो से लो क्वालिटी की दारू पीता हो ना, उस वक्त क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। अदरवाइज लीवर अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है लीवर में, डॉक्टर कहते हैं शराब छोड़ दो, है ना, शराब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो शराब? क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, लीवर वापस से ठीक होना, अपने आप को हील करना शुरू कर देगा, क्योंकि उस पर काम का बर्डन तो रहेगा नहीं, उस शराब आई है उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम तो रहेगा नहीं, तो अपने आप को वो क्या करना शुरू कर देगा, हील करना शुरू कर देगा। तो जहर को वो क्या कर देता है, निष्क्रिय। अगर किसी इंसान ने जहर पी लिया है या उसके खाने में जाकर किसी ने उसको जहर दे दिया है और उसकी डेथ हो गई है, तो पोस्टमार्टम में पता लगाते हैं ना कि वो डेथ किस वजह से हुई है। तो उनको ये कैसे पता चलता है कि जहर की वजह से डेथ हुई है? वो लीवर चेक करते हैं। अगर लीवर डैमेज है और लीवर की कूफर कोशिकाएं जो होती है ना लीवर की कूफर कोशिकाएं, जब ये वाली कोशिकाएं डैमेज होती है ना, तब कहा जाता है कि इस इंसान की जो मौत है वो किससे हुई है, जहर से। ये क्या करती है, जहर को नष्ट करती है, जहर को नष्ट। और जब ऐसी क्वालिटी का जहर आ जाए जो इन्हीं को नष्ट कर देगा, तो उस टाइम पे लीवर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इंसान की क्या हो जाती है, डेथ। तो लीवर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चन लीवर से रिलेटेड आते हैं। कुछ एक पॉइंट अगर बीच में आया तो हम आपको साथ साथ समझा दूँगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और हर एक का एक ही काम बताऊंगी जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है उनसे ज़्यादा। जो मैंने आपको एक्सोक्राइन करवाई थी ना, उससे फिर भी कम क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है बने भी ना, लेकिन एंडोक्राइन से जरूर बनते हैं। और हर एंडोक्राइन से मैं एक पॉइंट ऐसे बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे अंतःस्रावी ग्रंथियां। जितने भी काम हमारे शरीर में होते हैं, जितनी भी चीजें हमारे शरीर में होती है, वो सारी कौन करवाती है, ये शरीर के अंदर जो चीजें होती है। जो बाहर निकल रही थी चीजें, उनको क्या बोला था अपने, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। शरीर के अंदर जो चीजें होती है ना, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी गुस्सा हो गया, किसी से प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, सबसे पहला ये अपने अंदर से हार्मोन निकालती है। कुछ भी हो जाए, एक इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है, डॉक्टर के पास गए, हार्मोनल है। कोई ज्यादा उदास रहता है, डॉक्टर के पास गए, हार्मोनल है ना। हर चीज के लिए क्या कहता है, ये चीज क्या है, हार्मोनल है। हार्मोनल मतलब हमारे शरीर को जो कंट्रोल करता है। एक हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, दूसरा हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन। पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या होते हैं, नलिका विहीन होते हैं। ये नलिका विहीन, नलिका विहीन का मतलब क्या होता है, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती, यानी कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। पूछे कौन सी ग्रंथियां होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, ये अपने अंदर से हार्मोन निकाल के सीधे ब्लड में पहुंचाते हैं। कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां पर ये अपना पहुंचाएंगे जो भी हार्मोन है। जैसे मैंने एंजाइम का आपको बताया था कि लीवर से निकला हुआ जो पित्त रस है वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो एक डक्ट होती है जिसे हम हिपैटिक डक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने अंदर से रिलीज करेंगे डायरेक्ट ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाकर वो अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। तो ये नलिका विहीन हो गया, इनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली ग्रंथि जो आती है हमारे ब्रेन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नीचे तक पढ़ेंगे जो जो ग्रंथियाँ होती हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि होती है, आपको याद रखना है, नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक के या दो पॉइंट बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं इसके लिए। हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है बताओ। ये हमारा तापमान कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बताइए। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यही टेम्परेचर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो हम कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, बाहर सर्दी हो, बाहर गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर, उसको कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। एक तो हाइपोथैलेमस का ये काम। दूसरा ये क्या है, पहला काम तो तापमान कंट्रोल करने वाला है, दूसरा काम है
यह मास्टर ग्रंथि को, अच्छा मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है बताओ? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यह मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारे शरीर में बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करेगी। और उसको कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है। इससे आपको इतना ज़्यादा याद रखने के लिए एक ये पॉइंट याद रख लेना कि तापमान को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इससे एक ना पॉइंट बनता है, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा है बताओ? हाइपोथैलेमस। हिंदी में कहते हैं ताप नियंत्रक अंग। अगर हमसे पूछे थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा है तो हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, ठीक है, हमारे दिमाग में पाया जाता है। इसका नेक्स्ट है वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन के अंदर जो दूसरी ग्रंथि मिलती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाली, यहाँ दोनों आंखों के बीच में जहाँ महादेव की तीसरी आंख होती है उस हिस्से में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। एक एक बताऊंगी ना पॉइंट, तो याद रखना है क्योंकि ज्यादा डिटेल तो मैं आपको करवा नहीं रही। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। इसका पहला पॉइंट सुनो, थर्ड आई, तीसरी आंख किसे बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। तीसरी आंख किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। ये क्या करती है? अपने अंदर से सीरोटोनिन हार्मोन, मैंने बोला था ना हार्मोन रिलीज करेगा, तो ये अपने अंदर से सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। सीरोटोनिन, हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या करता है? स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल का मतलब कब उठना है कब सोना है। अपने आप हमें नींद आने लग जाती है, अपने आप हमें जाग आ जाती है ना। उस साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? सीरोटोनिन। जो लोगों को डिप्रेशन होता है, सबसे पहले आपने उन लोगों को यही कहते हो सुना होगा, हमें नींद नहीं आती है ना, हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, एक बात है उसको पतंगड़ बना दिया, तो वो चीज़ क्या होती है? डिप्रेशन। उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, नेगेटिविटी बोलते हैं, ओवर थिंकिंग बोलते हैं। उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ये सीरोटोनिन। सीरोटोनिन स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, यानी कि सोने जागने का जो चक्र है उसमें हेल्प करता है। जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो हमारी बॉडी हो जाती है रिलैक्स, हम बिल्कुल फ्रेश उठते हैं, है ना, बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। जब हमें नींद नहीं आती तो हम सोचते रहते हैं, और सोचना भी कैसा? गलत तरीका सोचने का। गलत तरीका क्या होता है सोचने का? वो देखो, कोई भी इंसान को अगर नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? ओवर थिंकिंग को हम कैसे बोलेंगे? एक चीज़ के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन गलत सोचना गलत बात है। कैसे? हम कहीं जा रहे हैं, सामने एक इंसान हमें दिखा, हमने उसको हाय किया, ठीक है, हमने उसको हेलो किया, तो क्या हुआ? उस सामने वाले पर्सन ने हमें देख के इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब हम उसके बारे में दो तरीके से सोच सकते हैं, एक हम पॉजिटिव सोच सकते हैं और एक हम सोच सकते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? हम पॉजिटिव सोच सकते हैं कि हो सकता है उसने देखा ही ना हो, है ना, ये पॉजिटिव हम सोचेंगे उसने देखा ही नहीं होगा और हम अपने उस चीज़ से दिमाग हटा के अपने काम में लग जाएंगे। एक हम सोचेंगे उसने देख लिया लेकिन मुझे वापस हाय नहीं की, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, शायद वो मुझे देखना ही नहीं चाहता। ऐसे सोच के अपना ही दिमाग खराब कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, हर चीज़ के सोचने के दो तरीके हैं। हमें अच्छी जो है ना पॉइंट उसकी तरफ जाना चाहिए, जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी तरफ। हालांकि हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज़ को अगर हम ही कंट्रोल कर पाते कि हम अच्छा सोचें तो किसी को डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि सब अच्छा सोचना चाहते हैं, पर दिमाग हमें सोचने नहीं देता उस चीज़ को। उस चीज़ के लिए कुछ योग होते हैं, यानी योगा, कुछ मेडिकेशंस जो ये बैठे होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनके पास कुछ मेडिसिन मिलती हैं, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनो।
तीसरी आंख किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सेरोटोनिन। स्लीप वेक साइकिल यानी सोने जागने की जो चक्र है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरोटोनिन। नींद लाने में कौन सहायक होता है? सेरोटोनिन। ठीक है। अच्छा, नींद जो है ना छोटे बच्चों को आती है बहुत ज्यादा, उनको कितनी भी रोशनी में सुला दो आप, कितने भी शोर में सुला दो आप, ठीक है, और किसी भी जगह पर सुला दो, सो जाएंगे। छोटे बच्चे बड़े आराम से सो जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए क्या करते हैं? उनको ऐसे हाथ में लेके ओ ऐसे करते हैं, या फिर झूले में डाल के झूला देते हैं उनको, वो सो जाते हैं। उनको क्या हो जाता है? नींद आने लग जाती है। छोटे बच्चों को जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, उनको नींद आती है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे करने पर उनके अंदर से क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? सेरोटोनिन। पर जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं ना, अब आप सो रहे हो, अब आपको कोई ओ करे तो आप सो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। अरे आपको ऐसे जोर जोर से हिलाने लग जाए आपको और फिर कहे ओ, नहीं सोओगे। अरे गोदी में उठा के ऐसे करने लग जाए, नहीं सोओगे, क्योंकि उस चीज़ का हमारा शरीर आदी नहीं रहता। हम लाइट ऑन में नहीं सो सकते, हम लाइट ऑफ करके सोते हैं। कई लोगों को आदत होती है लाइट ऑन है तो उनको नींद नहीं आती, वो कहते हैं मुझे लाइट ऑन में नींद नहीं आती, है ना। शोर में उनको नींद नहीं, शांति चाहिए होती है सोने के लिए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो दिन में सोता है और रात में जागता है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता। रीजन पता है क्या है? जब वो मदर के पेट में होता है ना, तो मदर दिन में चलती फिरती रहती है, बच्चा उसमें हिलता डुलता रहता है, बच्चे को नींद आ जाती है, तो दिन में वो सोना। उसकी जो सेरोटोनिन पीनियल ग्लैंड है उसने क्या कर रखा है? दिन में सोने का टाइम फिक्स करके, रात में मदर आराम से सो रही होती है, बच्चा पेट में हिल डुल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको सोने के लिए हिलना डुलना पड़ता है। उसको जैसे झूले में हम झूला देते हैं ना, तो झूले चाहिए होते हैं उसको सोने के लिए। जब वो बाहर आता है ना, स्लीप वेक साइकिल तो उसकी वही है, दिन के टाइम में वो सोएगा, रात के टाइम में वो जागेगा। पर धीरे 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 क्या होगा? वो अपने आप को ढाल लेता है। तो दिन में लोग उसको क्या करेंगे? सुलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे उसको खिलाएंगे झुलाएंगे, फिर उसकी साइकिल कैसे बन जाती है? दिन में जागने वाली और रात में सोने वाली। तो उसकी धीरे धीरे वो साइकिल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब होता है किसके अंदर? सेरोटोनिन हार्मोन के अंदर। ये सेकंड ग्लैंड थी जो हमने पढ़ी है। तीसरी ग्लैंड हम पढ़ते हैं, यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ इस हिस्से में कौन सी ग्लैंड आती है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है बताओ? थायरोक्सिन। क्या काम होता है थायरोक्सिन का? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म समझते हो? जो हम खाना खाते हैं ना, उसका डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, ये सारी प्रोसेसेस जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उसको कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड। कई लोगों को फूलने वाली थायराइड होती है, कई लोगों को सूखने वाली थायराइड होती है, दोनों में फर्क क्या है? जब थायराइड हार्मोन ज्यादा निकलेगा ना, ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जितना भी खा रहे हैं फटाफट डाइजेस्ट होकर निकल जाता है, शरीर पे लगता नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म, इंसान सूखने लग जाता है। जब ये हार्मोन कम निकलता है ना, तो उस वक्त क्या होता है? अच्छे तरीके से मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा, तो डाइजेस्ट होकर बाहर तो निकल नहीं रहा, शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। उससे क्या आता है? मोटापा, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। एक होता है थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, गोइटर, घेंघा बोलते हैं इसको, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए कौन सी नॉन मेटल की जरूरत होती है? आयोडीन की। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक होती है, ठीक है। तो जो नमक है, जो चमकीला थोड़ा शाइन वाला नमक आता है, उसके अंदर आयोडीन होता है। जो मटमैला सा नमक आता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आयोडीन नहीं होता है। और आयोडीन ना होने की वजह से जो हमारा ग्लैंड है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड, ये ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, और जब ये ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता तो क्या हो जाता है? गोइटर रोग हो जाता है, ठीक है। तो तीसरी ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है।
जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। अगर इसको काम करने के लिए आयोडीन सही से नहीं मिला तो कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर, घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, क्या आएगा? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ। गोइटर। ठीक है, ये हो गई थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थोड़ा और नीचे चलते हैं तो चेस्ट में, छाती में कौन सी होती है? कौन सी ग्लैंड बताई थी पहले? थर्ड नंबर ना, फोर्थ नंबर, थाइमस। कौन सी ग्लैंड होती है छाती में? थाइमस, चेस्ट में। ये थाइमस क्या करती है? रोगों से लड़ने में सहायता करती है। रोगों से लड़ने में सहायता करती है। 14 साल तक बच्चों में ये सक्रिय रहती है। 14 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं, 14 साल के बच्चों में सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिव। बुढ़ापा आने तक ये लुप्त हो जाती है, बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है? थाइमस ग्रंथि, क्योंकि ये रोगों से लड़ने में सहायता करती है। छोटे बच्चे जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ते, है ना, लेकिन बुढ़ापे में फटाफट सारी बीमारियां पकड़ने की क्या लग जाती है? अंदर आदत लग जाती है, मतलब फटाफट से इंसान बीमारियां पकड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर थाइमस जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो धीरे धीरे खत्म होना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड अगर पूछे बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस। थाइमस के बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे, ये हिस्सा, इस हिस्से में क्या होती है? किडनी। और किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? 5वीं ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो रीनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। इस ग्रंथि को एमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, एमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि इसे कहा जाता है, ठीक है। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम क्या होता है? हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन को भी क्या कहते हैं? एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? रीजन बताती हूँ। इस हार्मोन का एक नाम होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन। क्यों कहते हैं इसको? रीजन क्या है? हमारे शरीर में इमरजेंसी की 2 कंडीशन है, या तो हमें डर लगेगा या हमें गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आएगा तो हम लड़ेंगे, गुस्से में इंसान लड़ता है। गुस्सा आएगा, उड़ो, उड़ना, उड़ना मतलब भाग जाना। भागेगा कब? जब उसको डर लगेगा। तो जब ये 2 कंडीशन इंसान के शरीर में आती है ना, जब उसे गुस्सा आता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है, जब उसे डर लगता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। दोनों ही केस में क्या क्या होगा? पहला, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। दूसरा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तीसरा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। चौथा, गूज बम्प्स मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाना। देखो को कभी डर लगता है तो ये खड़े हो जाते हैं रोंगटे, रोंगटे खड़े हो जाना। पांचवा, ड्राई माउथ, मुंह क्या हो जाता है? सूख जाता है। एक मैं कंडीशन बताती हूँ आपको। कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जो करके लगाओ हाँ हमने गलत किया है? कभी नहीं किया, कुछ तो किया ही होगा। कभी लगा नहीं। कभी भी लाइफ में कोई ऐसा काम जिसको देख के आपको ये लगता हो कि आपने गलत किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, आप अपने ऊपर लगा लो,
आज के टाइम पर पेरेंट्स इतना रोक टोक नहीं करते, पर आज से 5-7 साल पहले की बात सोचते हैं हम। आप मूवी देखने गए हो मान लो, ठीक है, और वहाँ पे आपको किसी रिश्तेदार ने देख लिया, तो आपको ये लगता है कि वो घर आके आपके पेरेंट्स के बात बता देगा, और आपने वहाँ पे देख लिया कि उस रिश्तेदार ने आपको देख लिया, या कुछ भी आप काम कर रहे हो आपके किसी रिश्तेदार ने आपको देख लिया, और आपको ये डर लगा रहता है कि घर जाके वो बता देगा। आप डरते डरते तो घर जाते हो, फिर आपके पापा आपके सामने खड़े हैं और कहते हैं इधर आते से बात करनी है ना। या नॉर्मली भी कभी आपके पापा ऐसे बोल देते हैं इधर आते से बात करनी है, तो हमें सारे पुराने कांड किए हुए याद आ जाते हैं, वो तो नहीं पता चल गया, वो तो नहीं पता चल गया, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बिना स्टेथोस्कोप के अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, उस टाइम पे दिल धड़कता हुआ सुनाई देता है, मुंह से बोला नहीं जाता, लार सूख जाती है, बिल्कुल होठ सूखे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, कपकपी छूट जाती है बॉडी के अंदर, और फिर पेरेंट्स ऐसा बोले कि कुछ भी XYZ, तू ये काम कर ले, तू इसमें एडमिशन ले ले, या वहाँ जाना है हमें, वहाँ लेके चल, फिर हम रिलैक्स होना शुरू होते हैं। फिर वो जो सारी चीज़ें होती है ना, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, लार वापस आती है मुँह में, कपकपी छूट रही होती है वो सही हो जाती है, फिर बाहर जाते हैं हम ऐसे करते हैं बच के, है ना। तो ये चीज़ें, तो इसमें क्या होता है, हुआ क्या था अभी एग्जैक्ट बताती हूँ। जब पेरेंट्स ने आपको बोला ना इधर आओ बात करनी है, उस टाइम पे हार्मोन हो गया था रिलीज। जब पेरेंट्स ने बोला ना कि नॉर्मल है, कोई बात, कोई खास बात नहीं है, तो ये हार्मोन ब्लड में घुल चुका था, क्योंकि हम लंबे टाइम तक कभी भी ना गुस्सा रह सकते ना डर सकते। एक 5, 7, 10, 15 मिनट के बाद ऐसा टाइम आएगा जब हम नॉर्मल हो जाएंगे, जो चीज़ें हमारे अंदर हो रही थी, हार्ट बीट का बढ़ना, रेस्पिरेशन का बढ़ना, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हार्मोन कुछ टाइम तक काम करते हैं, उसके बाद बॉडी में घुल जाते हैं, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये चीज़ रहती है। एक ही बात पर आप लंबे टाइम तक गुस्सा नहीं रह सकते, एक ही बात पर आप लंबे टाइम तक डर नहीं सकते। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपका उस बात पर गुस्सा खत्म हो जाएगा, जब आपका उस बात पर डर खत्म हो जाएगा, तो वो हार्मोनल लेवल क्या जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को। एड्रिनलिन हार्मोन से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये ऑप्शंस में मिलेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ज्यादातर इसका आंसर आता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट किसे कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये तो था एड्रिनल। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं, तो मेल और फीमेल में अलग अलग ग्लैंड होती हैं, जिसे हम बोलते हैं गोनैड्स। क्या बोलते हैं, गोनैड्स बोलते हैं। गोनैड्स का मतलब होता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि मेल में होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होती है ओवेरीज। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, डिटेल हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जब मैं आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कराऊंगा। हिंदी में इसे कहते हैं वृषण, इसे कहते हैं अंडाशय। अब निकलने तो हार्मोन ही है, क्योंकि हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इससे हार्मोन निकलता है, हिंदी में लिख रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन। इसी का दूसरा नाम है एंड्रोजन। हार्मोन एक ही निकलता है, इसी का दूसरा नाम है एंड्रोजन। इससे एक हार्मोन निकलता है इस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। इनका काम क्या है, क्या काम होता है बताओ इन दोनों हार्मोन्स का। जब बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, चाइल्डहुड, बचपना, उस वक्त हम लड़के और लड़की को देखकर नहीं पहचान सकते कि ये लड़का है लड़की। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, टोडलर्स समझते हो, जो कुड़ालियाँ चलते हुए बच्चे होते हैं, या छोटे छोटे पैरों चलने बच्चे शुरू करते हैं, तो बाहर से देखकर हम नहीं बता सकते वो लड़का है लड़की, है ना। जैसे ही वो बड़े होते हैं, मतलब टीनेज में आते हैं, टीनेज यानी कि प्यूबर्टी, यौवनावस्था में जब वो आते हैं, तो उनके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बेस पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ये लड़का है ये लड़की है। क्या चेंजेस आते हैं लड़कों में, क्या चेंजेस आते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, गले में यहाँ पर थोड़ी सी सूजन आती है लड़कों के अंदर। लड़कियों में नहीं होती है चीज़,
यहाँ एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्पर्म का बनना, अपोजिट सेक्स की तरफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन, लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना उनमें स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो भी चेंजेस लड़के में आते हैं वो कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लड़की के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या क्या करवाएगा? ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, मुंह पर एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि माहवारी शुरू हो जाती है, वही सेम अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है? आवाज़ उनकी पतली हो जाती है, आवाज़ उनकी क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, ठीक है। फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, फैट चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इस हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और इन्हीं के बेस पर हम लड़के और लड़की के अंदर क्या कर देते हैं? डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। अब ये बताओ, क्या लड़कियों के अंदर ये हार्मोन होता है और क्या लड़कों के अंदर ये हार्मोन होते हैं? अब मैं आपको बोलूँगी होते हैं। लड़कों में ये हार्मोन होते हैं, लड़कियों में ये हार्मोन होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। एक पानी का गिलास लो, उसमें 1 चुटकी नमक डालो, 10 चम्मच चीनी डालो, टेस्ट किसका आएगा? क्यों आएगा? चीनी ज़्यादा है? ऐसा तो नहीं है ना नमक नहीं है, नमक था लेकिन कम था, चीनी ज़्यादा है इसलिए टेस्ट चीनी का आया। लड़कियों में ये हार्मोन होता है लेकिन कम होता है, इसीलिए लड़कियां लड़कियों की तरह बिहेव करती हैं इन हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से। लड़कों में ये हार्मोन होते हैं लेकिन कम होते हैं, ये ज़्यादा होने की वजह से वो लड़कों की तरह बिहेव करते हैं। जब लड़के में ये वाले हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं ना, लड़के के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? वो लड़कियों जैसी बिहेव, फीचर्स उनके लड़कों वाले रहेंगे, बिहेवियर उनका लड़कियों जैसा हो जाता है, ये वाला हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं वो, ठीक है। अच्छा, लड़कियों में जब ये वाला हार्मोन बढ़ जाता है ना तो क्या होता है? उनके अंदर जो पावर है वो लड़कों जैसी आ जाती है, नॉर्मल जो उनके अंदर मसल फॉर्मेशन लड़कों में होता है वो लड़कियों जैसा आ जाता है। एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, एक मूवी है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है कि क्या है, ठीक है ना। उसमें एक लड़की होती है और वो कोई दौड़ में, पता नहीं कोई बॉक्सिंग में वो गोल्ड जीतती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि लड़कियों के वो जीत सके, तो उसका एक टेस्ट हुआ था कि वो सच में लड़की है या नहीं है। इट मीन्स उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लड़कियों के अंदर क्या चल रही है? कंपटीशन चल रहा है। अगर एक लड़की में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो वो लड़की थोड़ी है, उसके फीचर्स लड़कियों वाले हैं, अंदर से वो क्या होती है? एज अ बॉय लड़के की तरह होती है। तो उसका टेस्टोस्टेरोन चेक किया गया था, ये लेवल चेक किया गया था कि कहीं इसका ज़्यादा तो नहीं है। तो इस टाइप से क्या रहता है, फीमेल के अंदर ये हार्मोन कभी कभी क्या हो जाता है ज़्यादा, और मेल के अंदर कभी कभी ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। तो ये रहता है इनके अंदर। अब हम बात करेंगे लास्ट ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्वेश्चन आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन सुनना, ठीक है। मास्टर ग्लैंड होती है ये, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। दूसरा, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तीसरा, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। चौथा, ब्रेन के बेस में पाई जाती है। इसके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उनका नाम बताते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से? पहला हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन। क्या करवाएगा? नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ करवाएगा। क्या करवाएगा? ये ग्रोथ करवाएगा। दूसरा हार्मोन MSH, तीसरा हार्मोन TSH, चौथा हार्मोन ADH, पांचवा LTH, छठा ऑक्सीटोसिन, सातवां रिलैक्सिन, ठीक है। ये हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। MSH का मतलब होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? मिलानिन को
बढ़ाता और कम करता है। मिलानिन होता है एक टाइप का पिगमेंट, पिगमेंट होता है जो रंग प्रदान करता है। किसी का रंग अगर गोरा है, मिलानिन उसके अंदर कम रिलीज होता है। किसी का रंग अगर सांवला है तो उसमें मिलानिन ज़्यादा सिक्रेट होता है। बॉयज़ में एज अ कंपेयर टू गर्ल्स मिलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और जो ये जितनी भी क्रीम्स आती है ना गोरा करने वाली, इनके अंदर ये मिलानिन प्रोडक्शन को कम करती है, क्योंकि इसको लॉक करके मतलब क्रीम लगा के सनस्क्रीन लगा के जब बाहर जाते हैं सूरज की रोशनी में, तो सूरज की रोशनी से क्या करती है, मिलानिन को इंक्रीज करेगी, तो वो ब्लॉक कर देगी, सूरज की रेस को अंदर जाने नहीं देगी, उससे मिलानिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम। तो मिलानिन क्या करता है, रंग, शरीर का रंग, स्किन का कलर। TSH का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड को कौन कंट्रोल करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन कंट्रोल करता है थायराइड को, ये, ठीक है। ADH होता है एंटी डाईयूरेटिक। यूरेटिक वर्ड कहाँ आता है, यूरेटर कहाँ आता है, किडनी। किडनी में कौन सी ग्लैंड थी, एड्रिनल ग्लैंड थी ना, तो कौन कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड को, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, और वासोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम होता है वासोप्रेसिन। ये क्या करता है, यूरिन, जो यूरिन होता है पेशाब, उसकी सांद्रता को कंट्रोल करेगा, यानी कि यूरिन के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। LTH होता है लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, जब फीमेल मदर बनती है और उसके अंदर दूध की प्रोडक्शन होती है, तो कौन करता है, ये वाला हार्मोन, जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन। तो दूध की प्रोडक्शन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। दूध को रिलीज कौन करवाता है, रिलीज ऑफ मिल्क। बच्चा दूध पीता है तो मदर के अंदर अपने आप दूध आ जाता है ना, उसको कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। गाय भैंसे होती है ना, बछड़ा लगा के उनमें दूध छुड़वाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। पर कई बार उनके अंदर ये हार्मोन ढंग से काम नहीं करता, तो उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि वो जल्दी दूध को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जब बच्चा हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, तो गर्भाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, वो कौन करता है, रिलैक्सिंग हार्मोन। एक होता है FSH, एक होता है LH, ठीक है। इनका नाम क्या है, इसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसका नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं फीमेल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं ना, इसलिए फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स ज़्यादातर इनमें फीमेल्स का, ये दूध रिलीज होना या गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये सारे हार्मोन ज़्यादातर किसमें मिलते हैं, फीमेल में, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो चुका है कंप्लीट, और एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसमें मिक्स्ड ग्लैंड है, वो कर लेते हैं साथ में, तो ग्लैंड्स का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर हार्मोन भी रिलीज होगा और एंजाइम भी रिलीज होंगे। इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियास, हिंदी में इसे कहते हैं अग्नाशय, ठीक है ना, हिंदी में इसे कहते हैं अग्नाशय। इसमें से एंजाइम रिलीज होते हैं, वो मैं आपको डाइजेशन वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो। LAT याद है, लाइपेज, अमाइलेज, और कौन सा है, ट्रिप्सिन। और एंजाइम इसके हार्मोन्स इसके अंदर भी 3 रिलीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये देखो। पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन, और तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। काम सुनना इनके, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इंसुलिन करता है डायबिटीज कंट्रोल। डायबिटीज कैसे कंट्रोल करेगा बताओ, हम कभी कभी एक्स्ट्रा शुगर खा लेते हैं, अभी दिवाली थी, काफ़ी मिठाई आई होगी घर में, खा ली होगी, है ना, लेकिन उससे हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ता।
नॉर्मल हमारा जो ब्लड शुगर होता है ना, नॉर्मल जो ब्लड शुगर है, एवरेज जो हमें बताएगा आपको, दैट इज 100 mg/dl। रेंज 70 से 140 रहती है, रेंज 70 से 140 रहती है। सबकी 100 नहीं आती, किसी की 92, किसी की 78, किसी की 110 ऐसे आती है। रेंज 70 से 140 रहेगी, एवरेज 100 mg/dl। तो इतनी सारी मिठाइयाँ हमने खाई है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा तो नहीं? क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और किस में स्टोर कर देगा? लीवर में। तो लीवर में याद है मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। तो इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा, ठीक है ना। लीवर क्या करेगा? जब भी कभी इमरजेंसी होगी उस ग्लाइकोजन को रिलीज कर देगा। कभी कभी हम खाना नहीं खाते ना और हमारा शुगर लेवल डाउन चला जाता है, तो उस वक्त जो लीवर है अपने अंदर से ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। ऐसा कौन करवाता है? ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये, ठीक है। ये शुगर लेवल को क्या करता है? डाउन, कम करेगा। एक्स्ट्रा शुगर हो गई तो ये क्या करेगा? शुगर को अप, जब कम हो जाती है तो उसको ज्यादा करने का काम ग्लूकागोन का होता है। बात करेंगे सोमैटोस्टेटिन का क्या काम है? अपोजिट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? वृद्धि हार्मोन। हमारे शरीर की जो वृद्धि करवाता है, कौन सा हार्मोन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। एक उम्र के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, तो क्या ग्रोथ हार्मोन खत्म हो जाएगा? नहीं, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, तो इस वजह से ग्रोथ हार्मोन बंद नहीं होता, सिर्फ कम हो जाता है। कौन करता है उसको कम? सोमैटोस्टेटिन। उसको उसके बाद क्या करने नहीं देता? वो हाइट नहीं बढ़ाने देता। तो सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन का काम कम कर देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यहीं तक रहेगा। इसमें हमने ग्लैंड्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।